साथियों, सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज हम बात करते हैं एक ऐसे देशभक्त की जिसने अपनी आज़ादी के नए आयाम गढ़े भारतीय इतिहास में। 23 जनवरी 1897 को उस वीर सपूत का जन्म होता है उड़ीसा के कटक में। आज़ादी से पहले उड़ीसा का कटक जो था वो बंगाल के हिस्से में आता था, हालांकि बंगाल के प्रांत में आता था। और उस दिन से जब शुरुआत होती है उस वीर सपूत के आगे बढ़ने की, जब वो वीर सपूत धीरे धीरे बड़ा होता है, उनके माँ बाप चाहते हैं कि पढ़ लिख कर बच्चा कि अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छी नौकरी करे, जीवन को चलाए, शादी करे। लेकिन वो इन सब चीज़ों से हटकर अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद कुछ और ही हासिल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं एक आईसीएस ऑफिसर बनूं। इस समय का आईएएस और उस समय एक आईसीएस परीक्षा होती थी जो लंदन में की जाती थी, और लंदन में उस परीक्षा को देना होता था। हमारे भारत में उस समय ये सुविधाएं नहीं थी परीक्षा देने की। भारतीयों को यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। उन्हें अगर आईसीएस परीक्षा देनी होती तो उन्हें लंदन जाना पड़ता था। सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ गए और उन्होंने पढ़ाई की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। उसके बाद उन्होंने आईसीएस परीक्षा को पास किया और पास आउट होने के बाद वहीं रुके नहीं, बल्कि वापस भारत आए और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक पद सौंपा। वो था डिप्टी कलेक्टर का। कुछ समय तक उन्होंने काम किया, लेकिन उनको उन्होंने ये सोचा कि शायद ये जो पद उन्होंने दिया है वो मेरी काबिलियत से कहीं मेल नहीं खाता। फिर वो चाहते थे उस जॉब से रेजिग्नेशन देने के बाद, त्याग पत्र देने के बाद, उन्होंने गांधी जी के आंदोलन को अपना हिस्सा बनाया, उन आंदोलनों में शामिल होने लगे। धीरे धीरे उन मूवमेंट में रहकर उन्हें सन 1938 में गांधी जी ने सबकी सर्वसम्मति से हरिपुरा अधिवेशन का, जो कांग्रेस का उस समय अधिवेशन था, उसका अध्यक्ष बनाया। सुभाष जी को 1939 में फिर त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने की बात हुई, लेकिन वहां कुछ गर्म दल और नरम दलों में आपस में कुछ मतभेद हुए। सुभाष जी चाहते थे कि मैं देश की आज़ादी को जो है तलवार की नोक के बल पर लेना चाहता हूं, लेकिन गांधी जी चाहते थे सत्य और परम अहिंसा, किसी कोई हिंसा ना हो। गांधी जी कांग्रेस से अलग सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और वो फिर अपना ब्लॉक बनाते हैं। वो होता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत को कहीं ना कहीं इसकी भनक लग जाती है कि कोई ऐसा गर्म दल का नेता है, लीडर है, जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, वह बगावत पे उतर आए हैं। उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि जिसके अंदर जज्बा हो कुछ कर गुजरने का, उसे घर में क्या, तुम 7 लोकों में 7 पातालों में क्यों ना बंद कर दो, वो फिर भी निकल आता है। उनके यहाँ दूध देने वाला जाता है, वो नज़रबंद होते हैं। दूध देने वाले से वो कहते हैं कि मैं तेरे कपड़े पहनकर बाहर निकलना चाहता हूँ, और वो तैयार हो जाता है। ऐसा ही सिलसिला चलता है 1 2 3 दिन। फिर वो एक दिन बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। कंधार होते हुए, अफगानिस्तान, जापान होते हुए वो सीधे सिंगापुर पहुँचते हैं, और सिंगापुर से वो जाते हैं जर्मनी जाकर जर्मन। और उस समय की मैं बात बताऊं, द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ये बात 1943-44 की है, जब वो जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मिले। वो चाहते थे कि हिटलर की सेना हमारा साथ दे। उस समय जर्मनी की बात करें तो नाजीवाद वहां था, जिसका संस्थापक खुद हिटलर थे, वो एक तानाशाह थे। और जापान की बात करें तो वहाँ फांसीवाद था। उस समय दो दुनिया जो है, विश्व जो है, 2 तरीके से लड़ रहा था। एक तरफ धुर्राष्ट्र थे और दूसरी तरफ जो लोग थे वो मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इस तरीके से देश ये थे। और अगर बात करें हम धुर्राष्ट्रों में, तो उनमें जो थे जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, ये 7 थे। क्योंकि दूसरी विश्व युद्ध का शुभारंभ जर्मनी ने ही कर दिया था पोलैंड पर आक्रमण करके। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं हिटलर से मिलूं, इनकी सेना मेरे यहाँ आए और उनसे मिलूं। हिटलर ने कहीं ना कहीं हाँ करती, ठीक है, वो चाहते थे कि भारत का हमें साथ मिल जाए, हो सकता है पासा पलट जाए और इस युद्ध को हम जीत जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उन पर हावी हो चुकी थी।
सुभाष जी को ही उस समय सबसे पहले हिटलर ने ही नेताजी कहा था। और उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ऑस्ट्रिया गए थे और ऑस्ट्रिया में ही उनकी एक उससे जानकारी होती है, एक मुलाकात होती है एक महिला से। उनका नाम होता है एमिली सेंकर। और उसी दौरान वो शादी भी कर लेते हैं। लेकिन ये बात 1993 में जाके कहीं पता चलती है, जो शादी हो चुकी थी कहीं ना कहीं 1943 में। उसके बाद वो जो हैं सुभाष जी, जब उन्हें जवाब नहीं मिलता है हिटलर से, वो सोचते हैं, क्योंकि हिटलर को भी एक समस्या थी कि दूसरे देश उन पर आक्रमण करने को तैयार थे। और सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि मैं कुछ इनकी मदद लेकर और कुछ हमारे यहाँ के प्रथम विश्व युद्ध में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी सहायता से मैं कोई ऐसी यूनियन बनाऊं जिससे कि मैं अपने देश की सुरक्षा कर सकूं और देश को बचा सकूं। और अंग्रेज उनके पीछे थे, उनकी खुफिया एजेंसियां, क्योंकि वो भाग कर निकले थे इसलिए उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन जर्मनी से जब तनातनी थी तो सुभाष जी ने सोचा कि वहाँ पर रहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। वो सीधे जापान चले आते हैं और जापान में उनके एक साथी मोहना दास, जो कि आज़ाद हिंद फौज आईएनए का गठन कर चुके होते हैं, और उनका वो भागीदार बन जाते हैं। उसके बाद इस फौज को पूरी तरीके से रूपांतर करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए और लोगों को शामिल करते हैं। वो सोचते हैं कि अब अपने दम पर ही लड़ाई लड़नी है। जापान का थोड़ा साथ मिलता है उस समय। लेकिन आगे मैं बात करता हूँ, जब सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर गए और उन्होंने वहाँ के टाउन हॉल में अपनी स्पीच दी आज़ाद हिंद फौज के लिए और गठन किया, और वहाँ से कहा कि नारा एक ही था कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और दिल्ली को आज़ाद कराना है, और हम अपने दम पर तलवार की नोक के दम पर करेंगे। और वो फौज चल पड़ती है और जापान का साथ मिलता है। इधर युद्ध छिड़ चुका होता है और वहीं पर जापान भी घोषित कर देता है, जापान के साथ आयरलैंड और भी अन्य देशों का साथ मिलता है उस समय, जो भी प्रताड़ित किए गए थे यूरोप कंट्री के थ्रू या फिर जो कि कॉलोनी बना चुकी थी। जब हमारी सेना, कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जी की सेना, आज़ाद हिंद फौज की सेनाएं जब बर्मा होते हुए, और बर्मा में जापान पूरी तरीके से युद्ध लड़ रहा था, लेकिन जब कोहिमा का युद्ध हुआ तो जापान की सेनाएं पीछे हटने लगी, क्योंकि उन पे पीछे से भी वार होने लगा। तो कहीं ना कहीं सुभाष जी ने सोचा कि मैं अंडमान निकोबार को तो आज़ाद करा के ही रहूँगा। तो वो वहाँ पर आए और वो उन्हें आज़ाद भी करा लिया, अस्थायी रूप से उनके सरकार भी बन गई। अंग्रेज़ों को जो भनक लगी तो वो वहाँ पहुँचे। और एक दिलचस्प बात ये होती है कि आज़ाद हिंद फौज का बनाना अच्छा जरूरी क्यों था? जरूरी ये था क्योंकि उनको साथ नहीं मिल पा रहा था अन्य देशों से भी, और वो चाहते थे कि मैं अपने बल पर, और उनके साथ उस समय के शहनवाज हुसैन जैसे साथी थे, मोहना दास थे, ढिल्लो जैसे साथी, जो कि बहुत बड़ा दिलचस्प उनका साथ दे रहे थे। और उन्होंने आगे अंडमान निकोबार को, आगे और प्रांतों को भी छुड़ाने की, नागालैंड को छुड़ा पूरी कोशिश की और उनमें पूरा साथ दिया। मैं बात करूंगा आगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में, आईएनए के बारे में, कि आईएनए का कितना बड़ा योगदान था और क्यों ज़रूरी था आईएनए का बनना। सुभाष जी की मौत का रहस्य और आईएनए का बनना एक बहुत बड़ी पहेली और एक बहुत बड़ा रहस्य आज भी छुपा हुआ है हमारे देश और विदेश में भी। कहते हैं कि उनकी मौत जो है, उनका रहस्य एक 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जो ताइवान से उड़ा था और थोड़ी आगे बढ़कर वो क्रैश हो गया था उनका प्लेन। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आईएनए का बनना बहुत ज़रूरी था, और उनकी जो पहल थी हर भारतीय के अंदर एकजुटता और एक संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। और वो आईएनए ही थी, वो आज़ाद हिंद फौज थी, जिन्होंने एक अपना ऐसी प्रस्तुति पेश की जो देश को आज़ाद करने की मुहिम हर भारतीय में पैदा हुई। हम ऐसे सपूत को नमन करते हैं और उनसे हर दिन, हर पल जब जब मुसीबत आती है तो प्रेरणा पाते हैं कि उनका जीवन संघर्षमय था, कठिन था। आज के लिए मैं उनको नमन करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा मैं अगले एपिसोड के साथ।